नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गौड़। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। साथियों, आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में ऑनलाइन बिजनेस का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस न सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर किया जा रहा है, बल्कि जो लोग ऑनलाइन पोर्टल्स पे रजिस्टर्ड है उनके पास कंट्री के बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो यदि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है साथियों, ऑनलाइन बिजनेस को अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। उनके अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट भी उनको चाहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हुए जो इनको कंसिडर करने होते हैं। अपनी रिटर्न्स सबमिट करनी होती है, चाहे वो जीएसटी की हो या इनकम टैक्स की रिटर्न हो, और भी लीगल कंप्लायंसेस है वो उनको फुलफिल करने होते हैं, तो वो एक अकाउंटेंट ही कर पाएगा। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग की जाती है। ये वीडियो ना सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए यूजफुल है, बल्कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में जुड़ना चाह रहे हैं, नए नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है उसको किसी न किसी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। खासकर अभी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने आप को रजिस्टर कर रखा है वो या तो इट्सी पे कर रखा है या ईबे पे कर रखा है। ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन पे कोई भी ट्रेडर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उन पोर्टल्स पे जो भी बंदा विजिट करेगा वो आपके प्रोडक्ट देखेगा और वहाँ से जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा वो आपके पास आ जाएंगे। आपको सिर्फ डिलीवरी करनी है और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस पे पूरे जो प्रोसेस है इस पे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर होने के लिए आपको अपना बिजनेस है उसको रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना होगा अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। और राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी आपको रजिस्टर करना होता है। बहुत सारे साथी बाद में कराते हैं, कई लोग शुरुआत में ही करा लेते हैं, लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए दो है कि एक तो आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करें अपने आप को, और दूसरा जीएसटी में रजिस्टर करें। क्योंकि जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं करेंगे, जब तक आपको पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट नहीं किया जाएगा। आपको यूजर आईडी तभी दिया जाता है जब आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो साथियों, सबसे पहला काम हो गया, आपको लेना है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा एज ए रेगुलर डीलर ही सेलेक्ट करना होगा। वजह यह है इसमें कि आप जो भी ऑर्डर आपके पास आने वाले हैं वो ना सिर्फ कंट्री के अंदर से आएंगे, कई स्टेट से आएंगे, बल्कि आपको कंट्री के बाहर से भी ऑर्डर्स इसमें मिलते हैं। तो आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो लेना है एज ए रेगुलर डीलर। पहली चीज ये हो गई। जैसे बाकी सब ट्रेड का रजिस्ट्रेशन जीएसटी का हम लोग करते हैं, उसी तरीके से हमको ऑनलाइन बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको किसी न किसी पोर्टल पे रजिस्टर करना है। जब आप किसी पोर्टल पे रजिस्टर कर लेते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इट्सी और ईबे, खासकर इन दो पोर्टल्स पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर अपने आप को किया हुआ है। कोई भी जो आपका बायर है प्रोस्पेक्टिंग, वो उस पोर्टल पे जाएगा, वहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे आपको उसी पोर्टल पे उसका इनवॉइस जनरेट करना होता है। वहाँ पे परफॉर्मा वगैरह सब बना हुआ होता है, सिर्फ आपको वो डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसमें बायर का एड्रेस आ गया, आपके सारी चीज़ें आ गई, इसमें आपका एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, साथ ही साथ कौन सा प्रोडक्ट उसमें सेल कर रहे हैं, क्या उसका प्राइस कोट किया हुआ है, ये सब चीज़ें उसमें आपके इनवॉइस में जनरेट हो जाती है। यदि इंडिया में आप सेल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो भी उस प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट है वो आपको लगा के देना है। यदि आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साथियों जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उस स्टेट से भी आपके पास ऑर्डर आएंगे, उस स्टेट से बाकी जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी आपको ऑर्डर मिलने वाले हैं, और कंट्री से बाहर भी आपको ऑर्डर इसमें मिलने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसी स्टेट से आपने यदि ऑर्डर प्लेस किया है, आपके पास कोई डिमांड आई है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जो आप इनवॉइस बनाएंगे वहाँ पे आपको CGST और SGST चार्ज करना है। यदि यूनियन टेरिटरी में है तो आपको SGST के बजाय UTGST चार्ज करना होगा। यदि आपके स्टेट से बाहर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको IGST चार्ज करना है, और यदि आप इंडिया से बाहर उस माल की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स कोई चार्ज नहीं करना है। वो आप कब करेंगे, क्योंकि इंडिया से बाहर जो भी आप सप्लाई करेंगे, इंडिया से बाहर GST का लायबिलिटी अराइज नहीं होता है, और आपको एज ए एक्सपोर्ट सेल उसको बुक करना है। अब जब आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आप एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बिना LUT बॉन्ड के एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप डिपार्टमेंट से LUT बॉन्ड लेते हैं। हर साल फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही आपको LUT बॉन्ड डिपार्टमेंट से लेना होता है, अप्लाई करना होता है। उसके लिए 1 साल के लिए आपको LUT बॉन्ड मिलता है। LUT बॉन्ड का फायदा साथियों आपके पास ये है कि जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं सप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ गुड्स को ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, पोर्टल पे आपका जो भी बना हुआ है ID वहाँ पे उस पर आप अपलोड कर रहे हैं, और वहाँ से आपके पास ऑर्डर आके आपको सिर्फ सेल करना है। तो जब आप परचेज करेंगे लोकल मार्केट से तो आपके पास GST पे करके आपको वो माल परचेज करना है। तो जो भी GST आपने पे किया है माल परचेज करते टाइम, और यदि वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं LUT बॉन्ड के अगेंस्ट, तो जितना भी आपने इस तरीके से GST का पेमेंट किया हुआ होगा वो सारा GST आपको डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है। एक्सपोर्ट के लिए आपको सबसे पहला, यदि आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा तरीका है आप बाय सी कर रहे हैं, और तीसरा तरीका आप फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये साथियों दो तरीके से ज़्यादा चल रहा है। बाय सी बहुत कम चलता है, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो छोटे छोटे 1-1, 2-2, 5-5 प्रोडक्ट के ऑर्डर होते हैं। तो जो बॉक्स बनेगा, आपका पार्सल बनेगा, वो इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसको बाय शिप भेजें। यूजुअली ये या तो आप इसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहे हैं, या व्यापारी इसको कोई कुरियर के थ्रू भेज रहे हैं। काफ़ी सारे कुरियर सर्विसेज हैं जो डोर डिलीवरी करती है। जो भी आपका बायर है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, उसका एड्रेस लेके उसके घर पे वो सामान डिलीवर किया जाता है। तो बहुत सारी कुरियर कंपनीज भी है जो इस फील्ड में है। आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके, जो भी आपकी चॉइस है, जहाँ भी उस कुरियर कंपनी की सर्विस है, या दूसरा मॉड्यूल इसका है कि आप बाय एयर इसको भेज सकते हैं। डायरेक्ट किसी कस्टम हाउस एजेंट होता है जो आपकी कस्टम की क्लियरेंस का काम देखता है, और उसको किसी न किसी एयरलाइन पे बुक करके भेजता है। तो यूजुअली जो प्रैक्टिस में है वो बाय एयर भी कम भेजा जाता है। अधिकतर जो सेल की जा रही है वो या तो वो कुरियर कंपनीज के थ्रू पार्सल भेजे जा रहे हैं, और या फिर भेजे जा रहे हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। इसमें भी कुरियर का जो पार्ट है वो ज़्यादा है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, वहाँ पे आपको पार्सल है हैंड ओवर करने में, उसके बाद वहाँ से आगे आपके बायर तक पहुँचने में, और थोड़ा उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की। तो अधिकतर लोग इसको प्रेफर करते हैं कोरियर के थ्रू भेजना। कोरियर कंपनी आपसे इनवॉइस लेती है, पैकिंग लिस्ट लेती है, यदि कोई है आपकी बनाई हुई। यदि एक ही आइटम है तो आपको पैकिंग लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप पैकिंग लिस्ट भी बना के देते हैं। यदि नंबर ऑफ आइटम्स उस पार्सल में ज़्यादा है तो आपको पैकिंग लिस्ट भी बनानी होती है। वो डॉक्यूमेंट आपको कुरियर कंपनी को देने हैं, और कुरियर कंपनी आपका माल है वो डिलीवर कर देगी आपके बायर को। अब बात आती है साथियों पेमेंट की। पेमेंट जो है वो जो अधिकतर पेमेंट अभी तक जो प्रैक्टिस में है वो ये है कि पेपाल के थ्रू पे ये पेमेंट्स आ रहे हैं। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है जो कि इंडिया से बाहर जितने भी पैसा आपके पास रेमिट होके आना है वो वहाँ से कलेक्ट करता है। पेपाल में भी जैसे आपका ईवे और इट्सी पे आपका एक यूजर आईडी जनरेट होता है, आपका लॉगिन जनरेट होता है, इसी तरीके से आपका पेपाल में एक अकाउंट ओपन होता है। जितना भी पैसा आपका इंडिया से बाहर से आता है वो पेपाल के पास आता है पहले। उसके बाद पेपाल एक
कमीशन का परसेंटेज उनका फिक्स होता है, वो कमीशन अपना आपसे काटता है, या आप कह सकते हैं कि वो एक कलेक्शन चार्जेस है पेपाल का, वो आपसे कमीशन काट के बाकी का जितना भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस है, कैसे आपको ऑनलाइन सेल करनी है, कैसे आप पेमेंट आपके पास आएगा, इसकी अकाउंटिंग जैसा कि मैंने इतना डिटेल किया है तो आप समझ गए होंगे। जब आप सेल करेंगे तो जो इनवॉइस निकलेगी उसमें आपको सबसे पहले ये देखना रहेगा कि विद इन स्टेट है, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल है, या एक्सपोर्ट सेल है। एक्सपोर्ट सेल है तो उसमें आपको फिर दो चीजें कंसिडर करनी है, एलयूटी बॉन्ड के अगेंस्ट में सेल है या विदाउट एलयूटी बॉन्ड है। एलयूटी बॉन्ड के अगेंस्ट में आपकी सेल है तो जितना भी गुड्स आपने वो परचेज किया है और जो जीएसटी आपने उसमें पेमेंट किया है वो आपको रिफंड आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इसके शिपिंग बिल है, साथ ही साथ जो कोरियर का एयरवे बिल नंबर होता है, जो डिलीवरी का डॉक्यूमेंट होता है, वो सब लगते हैं। तो उनसे क्या है कि कस्टम्स में वो रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी आपने ये एक्सपोर्ट किया है, आपका माल जो है इंडिया से बाहर गया है और उसका पैसा जो है वो बाहर से आया है। तो आपको पेमेंट का प्रूफ भी डिपार्टमेंट में देना होता है और आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपका रिफंड भी है वो मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जब भी आपको कुछ भी देखना होता है, क्योंकि आपका खुद का लॉगिन बनता है हर एक पोर्टल पे जिन जिन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके पास सारे स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके आप व्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इट्सी पे आपको देखना है कि कितना आपने सेल किया है, तो आप इट्सी के लॉगिन करेंगे तो आपको ये पता लग जाता है कि आपने कितना कब कब सेल किया है, क्या प्रोडक्ट बेचे हैं, वो सारी डिटेल आपको इट्सी पे मिल जाएगी। इसी तरीके से ईबे पे जितना भी आपने काम किया होगा वो सारी डिटेल्स आपको ईबे के लॉगिन पे मिल जाती है। तो जो साथी ऑनलाइन बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड लेना है ईबे का और इट्सी का, जो कि ओनर आपको प्रोवाइड करा देता है। उससे आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि किस महीने में किस दिन कितना आपने काम किया है, कितना सेल हुआ है, परचेज जितना भी हुआ होगा उसके लिए आपके ओनर आपको परचेज के बिल प्रोवाइड कराएंगे। तो आपकी परचेज बुक हो जाएगी परचेज के बिल्स के साथ। पेमेंट है वो अधिकतर आजकल जो रेमिटेंस है वो तो 100% बाहर से आ रहा है, तो ऑनलाइन ही आने वाला है, कैश का कोई काम नहीं होगा। हाँ, जो आप परचेज कर रहे हैं वो आप यदि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कई बार क्या छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो सेल होते हैं, तो वो कई बार कैश पेमेंट भी होता है, वो आपको ओनर बता देता है साहब ये माल अपन ने कैश में परचेज किया है, ये क्रेडिट पे किया है, इसका पेमेंट है अपन ने बैंक के थ्रू भेजा है। तो आपकी परचेज की एंट्रीज भी इस तरीके से हो जाएगी। सेल का जो जितना भी अमाउंट आपके पास आने वाला है वो सारा पेपाल के थ्रू ही आएगा। पेपाल के पे जो लॉगिन है उस पर भी आपको इसी तरीके से आपका स्टेटमेंट मिल जाता है कि किस किस डेट को किस किस कंट्री और किस किस बायर से आपका कितना पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, टोटल कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ। इनका अधिकतर फोर्टनाइटली स्टेटमेंट जनरेट होता है, यानी कि 15 दिन का स्टेटमेंट आप व्यू कर पाते हैं, 15 दिन से आपके पास पैसा इसमें आता है। यदि किसी ट्रेडर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके नंबर ऑफ शिपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और अमाउंट भी ज़्यादा है, तो कभी कभी इनका पैसा है वो वीकली भी आपके पास आता है। और कई बार है बहुत से इतना वॉल्यूम में काम करते हैं कि उनके पास डेली भी पैसा आता है। तो जिस तरीके से भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है उस तरीके से आपको वहां से स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि कब कब आपका कितना पैसा किस बायर से आया है, कितना पेपाल ने उस पर अपना कलेक्शन का चार्ज लिया है या कमीशन चार्जेस कह सकते हैं इसको, जो भी आप समझे, चार्जेस कटे हैं, और उसके बाद नेट कितना अमाउंट आपके पास पेमेंट हो क्या है, क्या सेम अमाउंट आपके बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप अपने बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं। तो ये था ऑनलाइन बिजनेस जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा लोग इस पे आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे, अपने आसपास ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं साथी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग आपकी नहीं होती है। आप एक पार्टी का काम एक दिन
यदि आप ढंग से पूरा दे देते हैं तो पूरे महीने की अकाउंटिंग का काम आप एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन के बजाय हम मान लें साथियों 2 दिन या 3 दिन भी आप दे देते हैं और एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना होता है। इसमें आपके आसपास के एरिया में आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको 8-10 लोग मिल जाएं जो ऑनलाइन अकाउंटिंग कराना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पास ही आपको इतने लोग मिल जाए जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो सर्च कीजिए, आपको आसपास ही हो सकता है काम मिल जाए, बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्यूशन में आपको दे सकूं। एक रिक्वेस्ट यहाँ मैं आपसे करना चाहूँगा, यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और इसी तरीके से जो बाकी साथी हैं आपके जो अकाउंटिंग या इस तरह की ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनको अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।